हेलो एवरीवन। बच्चों आप कैसे हैं? बिल्कुल, आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे हमेशा रहिए। आज की क्लास में मैंने कम्युनिकेशन का जो दूसरा लेक्चर है, वो रिकॉर्ड किया है, ठीक? 1 मिनट, पेन को मैंने हाँ, तो यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिकेशन का एक लेक्चर हो चुका था, जिसमें मैंने आपको कह सकते हैं मैंने मीनिंग बता दी आपको, परिभाषाएँ और विशेषताएँ ये 3 चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट आगे हमें चलने की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको थोड़ा-सा एक चीज़ मैंने नहीं बताया था, मैंने गलती कर दी थी तो कि आपको इसके ओवरव्यू नहीं दिए थे, ठीक? तो ओवरव्यू दिया, बहुत शॉर्ट में दिया एक ही चैप्टर का, लेकिन हमें फुल देखना है, तो हम आपको अभी ओवरव्यू देते हैं, ठीक? मैंने आपको ये देखो सब कुछ बताया था, अर्थ, परिभाषा और आई होप आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा होगा, समझा होगा और इसे नोट भी किया होगा और आपके कमेंट बिल्कुल नहीं आते हैं कि समझ में आया, नहीं आया। मुझे पता ही नहीं चलता कि बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आया क्लास छोड़ के चल दिया, जिसको आया पढ़ लिया। तो प्लीज़ अगर जिसको नहीं समझ में आता है वो बता दे अपनी प्रॉब्लम। जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसे पढ़ाता रहूँगा, ठीक? तो आप प्लीज़ बताओ तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं भी उसका सॉल्यूशन निकालूँगा। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर पढ़ाता रहूँ पर डे, लेकिन कहीं न कहीं कमी हो जाती है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती है, उनके लिए नहीं लगता है कि उनको इफ़ेक्टिव है, तो प्लीज़ आप बताएँ। चलिए ओवरव्यू देखते हैं। देखिए व्यावसायिक संचार जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है उसका बुक विषय सूची जो है वो ये है। ठीक, आपके बुक के सिलेबस से लिया गया है कि हाँ, ये यहीं से है। ठीक, देखिए व्यावसायिक संप्रेषण में एक परिचय जिसमें अब अर्थ परिभाषा और कह सकते हैं उसके आवश्यक तत्व जो पढ़ना है वो प्रक्रिया पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना, महत्व पढ़ना है और क्षेत्र पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। संप्रेषण के आधारभूत रूप पढ़ने हैं, प्रभावी संप्रेषण की प्रभावी व्यावसायिक संप्रेषण के सिद्धांत पढ़ने हैं। सिद्धांत एवं 7 सी पढ़ने हैं हमें इसमें। संप्रेषण की बाधाएँ एवं सुधार पढ़ना है, प्रभावपूर्ण सुनना पढ़ना है, प्रत्यक्षीकरण, धारणा और वास्तविकता पढ़ना है, संचार के राय अभिव्यक्त मतलब जिसे कह सकते हैं दृष्टिकोण एवं विश्वास की भूमिका पढ़नी है, गैर संचार रुकावटें एवं व्यावसायिक संचार के शिष्टाचार पढ़ने हैं, व्यावसायिक संचार के प्रकार या रूप, लिखित संप्रेषण एवं मौखिक संप्रेषण पढ़ना है, अशाब्दिक संप्रेषण, समय एवं पार्श्व भाषा पढ़ना है। चैप्टर 11 आपका आता है अशाब्दिक संप्रेषण मतलब जिसे दैहिक भाषा मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसमें हम कह सकते हैं क्या पढ़ना हमें बॉडी लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक? व्यावसायिक संप्रेषण की तकनीक कौन-कौन सी तकनीक यूज़ करते हैं व्यावसायिक संप्रेषण के लिए? व्यावसायिक संप्रेषण में संचार की विशेषता क्या है? ठीक, व्यावसायिक जो संप्रेषण है संगठन है जो सॉरी भारतीय संगठन हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है उसमें संचार की क्या भूमिका है, क्या विशेषता है? सभा का संचालन कैसे किया जाता है? तो कार्यसूची मतलब कोई काम करते हो आप, कोई सभा एकत्रित करते हो तो उसमें क्या-क्या प्रोसेस है वो सारी चीज़ें। कार्यालय ज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति मतलब कोई न्यूज़पेपर या कुछ आपको सूचना देना है तो आप कैसे देते हो एडवर्टाइज़ कै टाइप का। तो लिखित व्यावसायिक पत्र आपका कैसा है? व्यावसायिक पत्र लिखित रूप से हम रिपोर्ट लेखन जिसमें समस्याएँ लेखन रिपोर्ट कोई लिख रहे हो, व्यावसायिक पत्राचार इसमें हम पत्र लिखेंगे जिसमें निविदा, निर्ख ऐसी चीज़ें पत्र निर्ख तैयार करना, आदेश पूर्ति मतलब बिज़नेस से ही रिलेटेड ये वर्ड है। विक्रय पत्र हम लिखेंगे कि हमें सामान बेचना है तो उसके लिए भी पत्र, दावे समायोजन पत्र पढ़ना है, सामाजिक पत्राचार और सभाओं में समय प्रबंधन। सभा अगर हो रही है तो उसमें समय का प्रबंधन कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक? तो आज हम पढ़ेंगे इसी में आगे अर्थ और परिभाषाएँ हमने पढ़ लिया है, तो तत्व, आवश्यक तत्व जो हैं ये पढ़ेंगे, प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो इनको जो भी पढ़ पाते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक? आपकी क्लासें आराम से चलेंगी, तो प्लीज़ आप भी जल्दबाज़ी ना करें। मैं सिलेबस मेरे ऊपर डिपेंड है, पढ़ाना मुझे है, कवर कर लेंगे हम, ठीक? तो अभी हम थोड़ा-सा टाइम आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप 1 घंटे में बोर हो जाते हैं। तो आपको 20 से 30 मिनट की क्लासें मिल रही हैं, छोटी-छोटी क्लासें और छोटे-छोटे टॉपिक मिल रहे हैं, जिसमें मैं सोचता हूँ कि 1-2 टॉपिक पढ़ा दूँ और आप उसे क्या करें आराम से कवर कर लें, ठीक? तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस, जिसमें हम कह सकते हैं इसे प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस प्रक्रिया। तो प्रोसेस जो हमारा है, वो सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है, इसे मैंने इंग्लिश में लिया है बहुत अच्छा, ये हम कह सकते हैं नेट से लेके
क्योंकि लिखना पड़ता है, तो लिखने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। तो मैंने आपको वहाँ से लेके मैंने आपको ये दे दिया कि जल्दी से। सेंडर मतलब भेजने वाला, इसे हम क्या कहेंगे, भेजने वाला, ठीक। इकोडर, इसे इकोड कहते हैं। इनकोडिंग, ठीक, इनकोडिंग करना होता है, ठीक। मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है और डिकोडिंग होता है। और इन सब में क्या होता है, नॉइस आता है किस तीन चीज में, इसमें, इसमें और इसमें होता है। और उसके बाद फीडबैक देते हैं। मतलब सबसे पहले कोई व्यक्ति सेंडर होता है, क्या होता है, सेंडर होता है, ठीक। फिर वो क्या करता है, कोई मैसेज को, पहले तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो मैसेज होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर गलत कहा जाएगा। कोई सेंडर, मान लो मैं सेंड करने वाला हूँ, फिर कोई जो मेरा मैसेज है उसे हम क्या करेंगे, इनकोड करेंगे, उसे भाई लिखेंगे, उसे कह सकते हैं जिस भाषा में लिखना है वो भाषा लिखेंगे। फिर वो मैसेज बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, मैसेज बन जाएगा, ठीक। और मैसेज बनने के हम बाद हम क्या करेंगे, उसे चैनल के माध्यम से, चैनल मतलब क्या कह सकते हैं, कोई माध्यम है, मीडिया, ठीक। तो उस माध्यम से हम भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, मान लो हमने मैसेज क्या किया है, मैं हूँ व्हाट्सएप से भेज रहा हूँ, तो व्हाट्सएप में मैंने सारी चीज़ें टाइप कर दी, इकोड कर दिया, और उसके बाद वो मैसेज क्या कर दिया, मैंने नोट कर दिया। अब उसे हम कैसे भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं या टेलीग्राम से भेज रहे हैं या ट्विटर पे भेज रहे हैं या फेसबुक, कैसे भेज रहे हैं ये, या हम चिट्ठी, लिखित, मौखिक, कैसे है ये माध्यम देखेंगे, ठीक। तो चैनल हो गया। फिर उसे क्या करेगा, जिसको रिसीव करना है वो रिसीव कर लेगा, जिसके पास भेजा गया है वो रिसीव कर लिया। अब जो रिसीव कर लिया वो क्या करेगा, उसे खोल के पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, उसे फीडबैक देगा। फीडबैक मतलब होता है जवाब देना, आपको वो क्या करेगा, प्रति उत्तर, इसे कहते हैं प्रति उत्तर, ठीक। आपको वो जवाब देगा। तो जब वो जवाब देगा तो किसे देगा, जो भेजा था उसी को, ठीक। तो ये घूम के प्रोसेस जो है वो ऐसे चलती है, ये गोलाकार में चलती है, ऐसे यहाँ से शुरू हुई, तो ये सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से फिर सेंडर, ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा भाई। ये कोई मान लो ए है, ए ने बी को दिया, ठीक। तो ए ने मैसेज को क्या किया, इनकोड किया। इनकोड करने के बाद उस मैसेज को, मतलब जो भी करना था, लिखा, पढ़ा, जो भी मैसेज सोचा, फिर लिखा, फिर लिखने के बाद मैसेज हो गया। जब मैसेज तैयार हो गया तो उसे किसी चैनल के माध्यम से भेज दिया, तो कोई रिसीवर जो बी थे वो रिसीव किए। रिसीव करने के बाद वो पढ़े, और पढ़ने के बाद क्या किया, वो भेज दिया, फीडबैक दे दिया, उसका उत्तर दे दिया। भाई आपको मैंने कहा, जैसे मैं आपको पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद जब आपको ये वीडियो मिल गया तो आप उसे पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद आप फीडबैक देंगे कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, फिर आप जब फीडबैक देंगे तो आप अपना जवाब देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है, हाँ सर नहीं समझ में आया मुझे ये टॉपिक। तो ये क्या होगा, घूम के कहीं ना कहीं मेरे पास ही आ जाएगा मैसेज, तो उसे हम पढ़ेंगे, फिर आपको उसका जवाब देंगे। तो ये ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, वो चलता रहता है, ठीक। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा बेहतर, ठीक। हम कोशिश करेंगे आपको बहुत बेहतर समझाने की, ठीक। मैसेज मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब हम जान लेते हैं। तो मैसेज वह होता है, वह जानकारी जिसका आदान प्रदान किया जाता है, ठीक। सेंडर, सेंडर कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जो संदेश भेजता है, ठीक। मीडियम क्या होता है, मीडियम मतलब जिसे चैनल आपने बोला था, ठीक। तो संदेश भेजने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वह माध्यम कहलाता है, ठीक। रिसीवर प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति होता है जो संदेश प्राप्त करता है, तो उसे रिसीवर कहते हैं। प्रोटोकॉल एक शब्द आता है, प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। ये डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, इसी को हम कह सकते हैं इनकोडर और डिकोडर, ये दोनों शब्द इसी के अंडर में आ जाते हैं, ठीक। तो ये आपको जो ये डाटा को कंट्रोल करता है, जैसे कभी कभी आप मैसेज को करते हो तो हम भाई यहाँ लिख रहे हैं आपके पास जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीजें डाटा को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। आइए, आपको अगर प्रोसेस समझ में आ गया हो तो अब हम बात करते हैं किस पर, आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक। जिसमें हम आपको बहुत अच्छी चीजें बताने जा रहे हैं, वो क्या है ये ध्यान दें। आपको मैंने परिभाषा बता दिया, और क्या बता दिया, विशेषता बता दी। चलिए महत्व समझते हैं। संचार के महत्व, ठीक। प्रोसेस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, इसलिए प्रोसेस को मैंने बहुत इजी वे में समझा दिया लिख के। अगर मैं लिखता तो थोड़ा टाइम लगता, तो आपको ना समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक। देखिए, संचार के महत्व की बात अगर की जाए तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि संचार क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। क्या है,
द्विमार्गी है, मतलब 2 मार्ग पर चलने वाली है। यहाँ पे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, तो ये इनके पास कम्युनिकेशन करेगा, ये इनके पास। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास वीडियो जाएगा, उसके बाद आप फीडबैक दोगे मुझे, अभी आपने प्रोसेस में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। लेकिन अगर महत्व की बात करें तो हमारा जो ये कम्युनिकेशन है वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है? तो नियोजन शब्द में आता है। नियोजन एवं संचार पहला पॉइंट आता है। महत्व जो है नियोजन एवं संचार, मतलब हमारा जो संचार है, कम्युनिकेशन है। संचार या संप्रेषण बात एक ही तो है, ठीक। संप्रेषण, ये संप्रेषण हो गया। संप्रेषण और संचार एक ही शब्द मैंने आपको बताया था। संचार जो है वो क्या है? नियोजन है। मतलब इसमें कैसे नियोजन में कैसे आता है? तो आप क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्लानिंग की सबसे पहली जरूरत होती है, उसे प्लान करना। इसका मतलब होता है प्लानिंग, ठीक। मतलब कोई चीज आप काम करते हो उसमें प्लानिंग। जैसे आपने बीकॉम में एडमिशन लिया, तो बीकॉम में एडमिशन लेने से पहले आपने प्लान किया होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे बीकॉम करना है, ठीक। बीकॉम करना है तो उसमें अकाउंट मिलेगा, क्या मैं पढ़ पाऊंगा, ये नहीं पढ़ पाऊंगा, अगर पढ़ पाऊंगा तो कैसे पढ़ूंगा, ये सारी चीजें। चलो ठीक है, बुक आएगी उससे पढ़ूंगा, तो सारी चीजें प्लान। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ लोगों का होगा सीए करेंगे, कुछ लोगों का होगा सीएस करेंगे, चार्टर्ड अकाउंट, कुछ लोग कंपनी सेक्रेटरी, कुछ लोग सोचे होंगे कि एमबीए कर लेंगे और कंपनी में मैनेजर बन के बैठेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे सोचे होंगे कि बैंकिंग करेंगे हम आराम से बीकॉम के बाद, कुछ लोग होंगे एसएससी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहे होंगे, वो भी वो सोचे बीकॉम थोड़ा सा इजी है, वो चल के ले लिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। नहीं पढ़ पाए तो वो सोचे कि चलो एक काम करो, नहीं कर पाते हैं, मतलब कह सकते हैं, बच्चे बुरा ना मानेंगे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं। मेरे साथ कम से कम 238 स्टूडेंट थे एक बैच में। मतलब जब मैं बीकॉम में था तो मेरे क्लासमेट जो थे वो 238 थे, ठीक। जिसमें से मैं कह सकता हूँ कि टोटल सिर्फ 50 लोग ही रहे होंगे जो 12th जो था वो क्या था? कॉमर्स था। बाकी सब वही, कोई मैथ था, कोई बायो था, ठीक, यही थे सब। तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 150 बच्चे, 200 बच्चे क्या हो रहे हैं, इसी सब्जेक्ट के जा रहे हैं। तो ज्यादातर यही होता है, 12th के और कॉमर्स के बच्चे बहुत कम मिलते हैं। शहर में अक्सर क्या होता है कि शहर में ऐसा होता है, जो बड़े शहर हैं, जैसे अभी मान लो बाहर चले जाओ, लखनऊ, दिल्ली, तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉमर्स के ज़्यादा कॉलेज हैं, तो वहाँ पे बच्चे आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि जो बच्चे आए हैं वो मैथ और बायो के ज़्यादा होते हैं 12th करके, ठीक। तो कोई इसमें, और यही बच्चे ज़्यादा नंबर भी लाते हैं, ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। जो कॉमर्स से पढ़ के आते हैं 12th में, वो सोचते हैं अरे पढ़ लेंगे, हम सब कहता क्या, हम ही सब खुद थे कि अरे 12th 11 12th कॉमर्स पढ़े हैं, अकाउंटिंग पढ़े हैं, अकाउंटिंग तो दाएं बाएं हाथ का खेल है। फिर बाद में वही हम सबको रुला देता था, हर कोई को रुला देता है, ठीक। तो ऐसा अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप आगे सक्सेस हो जाओगे, ठीक। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने अच्छे से पढ़ा था, ठीक। 11 12th भी अच्छे से पढ़ा, बीकॉम भी अच्छे से किया, मैंने एमकॉम भी अच्छे से किया, अभी आगे पीएचडी करूंगा वो भी अच्छे से करूंगा, और जो भी कुछ करूंगा मैं अच्छे से करूंगा। ताकि देखो, अच्छे से ना किया होता तो मैं पढ़ा ना पाता, सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक। तो आप जब भी कुछ करो तो ये सोचो, मैंने हमेशा एक चीज मेरे माइंड में था कि मैं, देखो मेरे पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं जब भी पढ़ा था, मेरे पढ़ने का खुद का तरीका, मैं हर एक टॉपिक को जब पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि इस टॉपिक को इतनी गहराई से, इतने अच्छे से और इतने क्लियरिटी से पढ़ लूं कि मैं आगे आप हर किसी को पढ़ा सकूं। मेरा ये सबसे पहला रूल है मेरी पढ़ाई का। मेरे टीचर बनने ना बनने ये तो मैं बाद में डिसाइड हुआ, क्या परिस्थितियां आई, या मैं अचानक मेरे माइंड में आ गया कि मुझे टीचर बनना है, या कुछ ऐसा था कि मैं पढ़ाने लगा तो उसी में आदत बन गई, इंटरेस्ट आ गया, मैं फिर मेरा वही हो गया। ये सब बाद की बातें थी। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया, कह सकते हैं 11 12th में कॉमर्स पढ़ा, उसके बाद फिर जब थोड़ा सा मतलब कहते हैं माइंड डेवलप होता है अच्छे से, तो बच्चों के जब एनवायरनमेंट बढ़ते हैं, मैं बाहर गया पढ़ने, तो जब शहर में जाओ पढ़ने तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक तरह के बच्चे मिलते हैं। वहाँ पे फिर क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, हर तरफ की होता है, ठीक। तो वहाँ पे लोग आपको अच्छे-अच्छे लोग मिलते हैं, गंदे लोग भी मिलते हैं, ठीक। गंदे लोग मतलब कि जैसे जिनके स्वभाव और बिहेवियर सब कुछ थोड़ा-सा हटके होते हैं, मतलब थोड़ा-सा खुले विचार के होते हैं, घूमना-टहलना ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ लोग, पढ़ाई से उनका थोड़ा दूर-दूर तक का रिश्ता थोड़ा-सा कम होता है, ठीक? ये सारी चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक?
तो नियोजन कोई चीज़ प्लानिंग आप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो आपने प्लानिंग की, ये क्या है? इसमें कम्युनिकेशन आया कि नहीं? आप जैसे नहीं जानते थे कम्युनिकेशन मतलब मैंने आपको मैं रियलिटी बताता हूँ अपनी बात। मैंने जब 12th में 11th में कॉमर्स लेने की बात की, तो मेरा मैथ 10th तक बहुत अच्छा था। फिर मैंने आके घर पे बताया कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है। अब घर में सन्नाटा छा गया। ऐसे लगा कि मैंने क्या बोल दिया। तो उसका कारण ये नहीं था। सबसे पहला कारण ये था, पहला जो कारण था वो ये था, देखो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं अपनी प्लानिंग जो अपना प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता के प्रैक्टिकली आपको दे रहा हूँ। कम्युनिकेशन कैसे हुआ मेरे नियोजन में? ये हुआ कि जब मैंने बताया तो उसमें भाई पापा से सलाह लेना, पैसे तो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट तो वही है ना, पैसे वही देंगे, डिसीजन वही लेंगे। तो बस मुझे पढ़ना क्या है, क्या पसंद है, ये चीज़ें। तो मुझे जब 11th में एडमिशन लेना पड़ा तो मैंने जब बताया तो उनको शॉक लगा। अजीब से मतलब सबके घर के बिहेव बिहेव हो गए। कारण कि यहाँ पे जहाँ मैं गाँव में था तो कारण कि गाँव के कारण मतलब यहाँ पे क्या था एनवायरनमेंट नहीं था। कॉमर्स के स्कूल नहीं थे। तो इसके लिए मुझे सबसे पहली बात कि बाहर जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं बाहर था, लेकिन उतने बड़े शहर में नहीं था, जितने में होना चाहिए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा, शहर में जाके मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी। तो ये लोकल में रहने का कारण ये पहला हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे वो भी 11th में। तो ये थोड़ी-सी फिर उसके बाद दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि कॉमर्स क्या है? इसमें पढ़ के तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में? सबसे बड़ा पॉइंट था कि तुम इसे पढ़ के क्या करोगे? मैंने कहा कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि उस समय कोई डिसीज़न नहीं था। बस कॉमर्स सब्जेक्ट अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ, पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने ब बुक देखी थी, मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ा मैंने, फिर बाद में अपना डिसाइड किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की कि इसमें मुझे ग्रोथ कहाँ पे है, क्या-क्या चीज़ें, तो मैंने घर पे उसे बताया सबको। जब पापा ने ये कहा कि कॉमर्स क्या है और कॉमर्स पढ़ के तुम करोगे क्या? तो मैंने उस पे रिसर्च किया और रिसर्च करके मैंने सारी चीज़ें रिसर्च कैसे किया? जो लोग पढ़े-लिखे थे, बहुत ऐसे लोग थे, मैंने जिन टीचर से पढ़े थे, उनसे मैंने पूछे, बहुत लोगों से जिन जो थोड़ा-सा बाहर थे, नॉलेज था, पढ़ाई से रिलेटेड जो थे, उनसे मैंने पूछा कि सर कॉमर्स पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। तब जाके वही बातें मैंने पापा को चिपका दिया। मतलब वही बातें आके मैंने पापा को बता दिया, पापा कन्विंस हो गए, मेरा एडमिशन हो गया, मैं पढ़ाई ठीक, तो ये क्या हुआ? नियोजन मेरे प्लानिंग में संचार फ़ायदेमंद रहा। ठीक, दूसरा देखो यहाँ पे मैंने क्या-क्या किया था, कोई तथ्य, सूचनाओं और तथ्यों का मैंने आदान-प्रदान किया था, ठीक? मैंने आंकड़े इकट्ठे किए थे, किससे? कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कि मैं इससे फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। फिर इससे मैंने किसी न किसी से क्या किया था, आदेश मतलब पापा का आदेश मिला, लेकिन इसमें पहले मैंने किसे क्या किया, मार्गदर्शन लिया। तो कई ऐसे बातें आती हैं, मैंने नियोजन किया तो मुझे नियोजन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। ठीक, प्लानिंग करने में अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। सबसे पहले सूचनाओं का आदान-प्रदान किया कि मुझे 11th में एडमिशन लेना है। दूसरा किया कि मुझे जब ये क्वेश्चन आया कि पापा ने कहा कॉमर्स क्या है और इसमें तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए। आंकड़े मतलब डाटा इकट्ठा किया। मुझे सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं। बहुत ऐसे काम हैं जो मैं इससे कर सकता हूँ, ठीक? आप सिविल में जा सकते हो मतलब आईएएस, पीसीएस बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आके बताया फिर मुझे लगा टीचर बन सकते हो। तो बहुत ऐसे मतलब जितने इसके सोर्स थे, जितने कि यहाँ यहाँ कर सकते हैं, वो मैंने डाटा इकट्ठा करके आगे पापा को बताया। पापा ने क्या किया? डिसीज़न दिया। फिर तो जो लोग मुझे आंकड़े इकट्ठा करने में मेरी मदद की, उन्होंने क्या किया? मेरा मार्गदर्शन भी किया। तो यहाँ पे 4 ती चीज़ें आती हैं, सूचनाओं का आदान-प्रदान आता है, दूसरा आंकड़े इकट्ठा करना आता है, तीसरा क्या आता है? मार्गदर्शन आता है, चौथा क्या होता है? आदेश मिलना होता है, निर्देश होता है, किसी ने कि मुझे डायरेक्शन भी दिया, तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक? आपको समझ में आया होगा, आई होप ज़्यादा मैंने इसमें समझाया लेकिन समझाने की संगठन एवं संचार, संगठन एवं संचार। भाई ऑर्गनाइज़ेशन में आपका क्या है? जिसे कह सकते हैं अधिकार होता है। तो देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, संचार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब संगठन ऑर्गनाइज़ेशन जहाँ पे मतलब ऐसे आपके 10-12 एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ पे, यहाँ मीटिंग चल रही है।
हम यही तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य या किसी कार्य से रिलेटेड कोई काम करते हैं या करने की योजना बनाते हैं। तो ये संगठन हमारा होता है, ठीक? जहाँ पे कुछ लोग मिलकर किसी कार्य को करने या करने की योजना बनाते हैं, उसे संगठन कहते हैं। तो संगठन भाई हो रहा है तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं उसी को संगठन कह रहे हैं। तो जब इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं, ये हैं ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं और ई हैं, तो इतने लोग मिलके जब किसी काम को कर रहे हैं तो क्या ये एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? और जब बात करेंगे तो क्या संगठन में कम्युनिकेशन यूज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, इसका प्रयोग, संचार का प्रयोग हुआ ना इसमें। भाई इनसे बात हुई, ये एक दूसरे से बात किए, ये इनसे 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 किए, सबसे किए हैं भाई। हर कोई एक दूसरे से किया है, जो सबसे एक दूसरे से कर रहे हैं बात, पांचों लोगों में बहस चल रही है, तो कम्युनिकेशन ही तो रहा है। अपनी बातों को, भावनाओं को एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, तथ्यों को। तो ये संगठन में हमारा कम्युनिकेशन आ गया। चलिए तीसरा, तीसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, यों आप लिखते रहिएगा, हेडिंग हेडिंग। संचार, मोटिवेशन, इसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना। भाई आप अगर कोई डिप्रेशन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत ज्यादा, मेरे पास कभी कभी बच्चों के फोन आते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब आगे क्या करूं, जैसे बीकॉम थर्ड ईयर कर लिया तो वो डिसीजन नहीं लिया है, तो वो सोचता है, फोन किया, बहुत ऐसा इसी बार हुआ, बहुत ऐसे बच्चे फोन किए, सर मैंने बीकॉम कर लिया, सर मुझे आगे क्या करना चाहिए, एमकॉम करना चाहिए या मुझे किसी और तरफ जाना चाहिए? तो उनको क्या होता है, वो परेशान रहते, तो उनको मोटिवेट करना मेरा काम हो जाता है, क्योंकि पढ़ाया हूँ उनको, तो मोटिवेट आप ही हैं। बहुत ऐसे लोग बच्चे होते हैं, सर ये मुझे नहीं समझ में आया, ये ऐसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे करना, तो उनको बताना, मोटिवेट करना। आपको पढ़ाई के लिए मैं बार बार वीडियो में कहीं ना कहीं 2 मिनट बातें कर लेता हूँ कि ऐसा आप करो, आपको ऐसा हो जाएगा, तो ये मोटिवेट करना। तो क्या इसमें कम्युनिकेशन नहीं आया? मोटिवेशन भी कम्युनिकेशन आया है। मतलब आपको किसी भी शब्द को समझाने में, मुझे अगर किसी आपको बात से परेशान है या आपको कोई समस्या है, उस समस्या का अगर समाधान किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पे कम्युनिकेशन प्रयोग में आ रहा है। क्लियर? ठीक। अगला मैं कहूंगा समन्वय, नियंत्रण। एक और शब्द पढ़ते हैं, चौथा, नियंत्रण, यौन, एक मिनट, संचार। नियंत्रण मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई चीजें वेस्ट हो रही हैं या कोई चीजें ऐसा हो रहा है जो जिसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको नियंत्रण में लाया जा रहा है। ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें भी तो कम्युनिकेशन आता है, तो ये भी चीजें आती हैं। ठीक, तो आपको ऐसे कई वर्ड मिल जाएंगे, हम कह सकते हैं एक और वर्ड मैं आपको देता हूं, न्यूनतम व्यय, यौन, सॉरी, न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन। ठीक, ये मैं, न्यूनतम व्यय, कम खर्चा करना, क्या करना है, कम खर्चा करो और अधिकतम उत्पादन करना है। तो ये भी, इसमें भी कम्युनिकेशन आएगा कि नहीं आएगा? सर इसमें कैसे आएगा? भाई पैसे कम लगाओ, अरे कुछ नहीं इसमें, भाई लेबर है उसको बताना पड़ता है कि कम खर्चा, न्यूनतम, इस पर भी बजट आपको प्लान करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी कि कम चीजें लगाओ, आपको ज्यादा मिल जाए। आपने कभी ऐसा किया होगा, एक कॉपी लेने जाते हैं, कॉपी लेने जाते हैं पढ़ाई के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए, तो आप जाते हैं, सोचते हैं कि दो पतली पतली कॉपी लें, तो उसकी मान लो एक कॉपी कितने की है, 25 रुपए की, तो दो कॉपी लेंगे तो मल्टीप्लाइड 2 = 50, मतलब 50 रुपए हो जाएंगे। लेकिन आपको एक कॉपी ऐसी, और जिसमें मतलब टोटल आपको 100 पेज के मिलते हैं, लेकिन एक ऐसी कॉपी है जो आपको 90 पेज दे रही है, कितनी, 90 पेज दे रही है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो 40 रुपए है। ठीक, और एक ही कॉपी है, तो आप इसे ज्यादा लेना पसंद करोगे, क्योंकि 10 पेज की डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो कहाँ 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है? तो आप अगर कैलकुलेशन करें तो ये न्यूनतम, न्यूनतम व्यय में अधिकतम उत्पादन होता है। ठीक, या कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है कि बहुत चीजें लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक, बहुत ज्यादा मोटी, थोड़ा सा ले लिए, बहुत ज्यादा मोटी रफ टाइप का कॉपी ले लिए, तो आपको जितना 25 का लेने में लगता है, मान लो 25 की एक कॉपी है तो 4 ले रहे हैं, तो 25 4 100,
तो ये 100 रुपीज़ दे रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 90 रुपीज़ में आपको 120 पेज के कॉपी मिल जाते हैं। तो आपको मतलब ये क्या हुआ, कम व्यय हुआ, देखो यहाँ पे ज़्यादा व्यय हुआ था और 100 रुपए में आपको कितने 100 पेज के मिले थे मान लो, तो 90 में 120 पेज मिल गए, तो आपको बेनिफिट है ना? बिल्कुल है सर। तो ये कम न्यूनतम व्यय है, मतलब कम खर्चा है और अधिकतम उत्पादन है। कोई चीज़ें मान लीजिए आप कोई चीज़ें बना रहे हो तो उसमें न्यूनतम व्यय करो, मटेरियल कम यूज करो या हर चीज़ को कंट्रोल करके और उसमें अधिकतम उत्पादन करने की कोशिश करो, ठीक? तो ये चीज़ें हैं। आपको मैंने प्रोसेस भी बता दिया, प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया कि 1 मिनट आगे पेज लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई प्रेषक होगा हमारा, प्रेषक मतलब भेजने वाला, फिर वो क्या करेगा, एन्कोड करेगा, मतलब फिर क्या करेगा, एक संदेश होगा, फिर क्या होगा, माध्यम होगा और माध्यम के बाद वो क्या करेगा, रिसीवर होगा, जिसे हम कह सकते हैं प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता क्या करेगा, अपना पुष्ट देगा, ठीक, मतलब फीडबैक देगा और जब फीडबैक देगा तो फिर से उसी के पास चला जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया, क्या किया मैंने, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ प्रेषक भेजने वाला, क्या भेज रहा हूँ आपको, कम्युनिकेशन का नोट्स या वीडियो, ठीक, वीडियो यहाँ पे मान लो, माध्यम यूट्यूब, ठीक। तो आप कौन है, स्टूडेंट, ठीक। आपने क्या किया, उसे स्टडी किए, मतलब वीडियो को आपने देखा, ठीक। उसके बाद क्या किए, आपने कमेंट किया कि सर वीडियो अच्छा है, नहीं अच्छा है, सर मुझे समझ में आया, नहीं आया, ये सारी चीज़ें आपने की। उसके बाद क्या हुआ, आप ये मैसेज मैंने पढ़ा, फिर आपके कमेंट को रिप्लाई में दिया, तो फिर वही प्रोसेस, तो ये प्रोसेस फिर चलने लगता है। फिर मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, फिर आपको वही संदेश मैसेज फिर लिखूंगा, फिर माध्यम वही, फिर आपको यूट्यूब के माध्यम से नेक्स्ट डे क्या करूंगा, आपको बता दूंगा, फिर आप उसे रिसीव करोगे, फिर अपना फीडबैक दोगे, ओके सर अब समझ में आ गया, ठीक। तो ये मैसेज चलता रहेगा, फिर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा या वेलकम, ठीक। तो ये सारी चीजें आज आपके मैंने प्रोसेस पढ़ा दिया और मैंने पढ़ा दिया आपको क्या, बोलो, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, ठीक। आई थिंक इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है तथ्य हैं, तो वो तथ्य कहीं ना कहीं ये प्रोसेस के ही पार्ट को बताता है, ठीक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है और जो भी बचा होगा वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, और मंडे को आप, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी जो क्लासें हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, ठीक। तो आज फ्राइडे आपकी क्लासें ख़त्म हो गई हैं, जिसमें आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपकी बिजनेस इको की क्लास रहती है और थर्सडे और फ्राइडे आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास रहती है, ठीक। तो आपकी ये क्लासें हो रही हैं, ये क्लासें ऑलरेडी चल ही रही हैं, ठीक। अब आपको ये मंडे फिर हम मिलेंगे, मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन हम आपसे नहीं मिलेंगे, ठीक। मतलब आप टेलीग्राम पे मुझसे मिल सकते हैं, ग्रुप में, चैनल में, हर जगह मैंने लड़कियों के ग्रुप अलग बना दिए हैं और जो चैनल में ऐड हो जाती हैं उनको मैं मैसेज कर देता हूँ, मतलब उनको लिंक सेंड कर देता हूँ। तो गर्ल्स अपने ग्रुप में आराम से आ जाएँ और गर्ल्स गर्ल्स रह के उसमें अपना बातें एक दूसरे से करें, देख समझें, जानें और कोई प्रॉब्लम हो वहाँ क्रिएट करें, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक। उसके बाद आपको एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत अच्छी सूचना देनी है। सूचना ये है कि आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स जो हैं वो बन चुके हैं 2 चैप्टर के, ठीक। जो आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक बताया था, इंट्रोडक्शन से लेके और प्रॉब्लम तक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक के जो चैप्टर थे उनके नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपको ये एक बात और कहूँगा कि लिख के, जैसे मैं आपको सारी चीज़ें नोट कर के बताता हूँ, तो उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो नहीं बता पाता हूँ, ठीक। लेकिन मैंने जो नोट्स बनाया है उसको बहुत बेहतर वे में बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप जब उस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी, बहुत, अगर आपके कुछ डाउट रहे होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएँगे। तो मंडे की क्लासें
आपकी करीब 1 घंटे की होगी, बल्कि वो लाइव ना होके वो अपलोड की जाएगी। मतलब मैं पढ़ा के आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक? तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे उसे कम टाइम में अच्छे से पढ़ा के समझा के, बस ज़्यादा मैं डीप में उसे नहीं समझाऊँगा, लेकिन ये है जो चीज़ें हैं वो अच्छे वे में लिखी गई हैं, और उसका नोट्स संडे को आपको इवनिंग के बाद आई थिंक आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप अपना नोट्स वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, ठीक? बेहतर होगा। और मैं आपको कहीं इस पे नहीं, बढ़िया आपको मतलब जो नोट्स बना रहे हैं वो अपनी कॉपी पे बना रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ, सबसे बड़ी बात होती है। अगर इंग्लिश में टाइप करना हो तो मैं आराम से खटाखट टाइप करके आपको नोट्स लैपटॉप पे बढ़िया पीडीएफ बना के दे दूँ, लेकिन पीडीएफ में ही मिलेगा नोट्स आपको, बल्कि वो मेरी हैंड राइटिंग में मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन बहुत अच्छे वे में बहुत मज़ेदार नोट्स लिखा गया है। आपको आई थिंक मुझे लगता है कि बता के नहीं, दिखा के विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो आप जब संडे को वो अपना नोट्स रिसीव करोगे, फिर वही चीज़ें आपको मंडे को क्या किया जाएगा? नहीं, नहीं, संडे को आपको नोट्स नहीं देंगे। अगर नोट्स दे देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप संडे को नोट्स नहीं पाएँगे। आपको मंडे को जब रिवीजन करवा देंगे, तो आपको मंडे को फिर रिवीजन करवाने के बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप वीडियो देखने के बाद आप नोट्स को पढ़ेंगे बेहतर वे में। 2 चैप्टर 1 दिन में खत्म होगा आपका, उसके बाद हम आ जाएँगे अपने लॉ ऑफ डिमांड पर, ठीक? आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मंडे क्या ट्यूसडे से इस दिन तो रिवीजन है, इस दिन क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड। तो आपके छोटे-छोटे चैप्टर चल रहे हैं, लेकिन मंडे की क्लास आपकी बहुत बड़ी होगी। तो प्लीज़ आप उस क्लास को, इस क्लास को भूल जाइएगा, मतलब और क्लासों को भूल जाइएगा, लेकिन उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि आपका सारा डाउट वहाँ क्लियर हो जाएगा, और आपको बहुत ऐसा लगेगा कि सर ने बहुत कुछ इसमें पीछे पढ़ाने में छोड़ दिया है, अब पढ़ा रहे हैं। ठीक? तो ये सारी चीज़ें फिलहाल इसके बाद आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि आपके नोट्स को ही मैं पढ़ाऊँ, बट पर डे लिख कर ना पढ़ाऊँ। ठीक? क्योंकि ये सारी बहुत चीज़ें छूट रही हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे तो जैसा हो रहा है मैं करूँगा कोशिश, मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर कर दिया करिए, और प्लीज़ लाइक कमेंट तो कर दो, मेरा हौसला बढ़ जाता है। चलिए, मिलते हैं आपको आपके नए क्लास में मंडे को। ओके, बाय बाय।